महीने की लंबी छुट्टी के बाद आखिरकार आज स्कूल खुल गए। बदली व्यवस्थाओं के साथ खुले स्कूलों में जहां शिक्षक सोशल डिस्टेंसिंग का पाठ पढ़ाते नजर आए, तो छात्रों में भी अनुशासन दिखा। प्रदेश में सभी बोर्ड की कक्षा 9 से 12 तक के विद्यालयों में आज से पढ़ाई शुरू हो गई। 2 पालियों में खुले स्कूलों में सोशल डिस्टेंसिंग के साथ कोविड प्रोटोकॉल के नियमों का भी पालन कराया गया। पूरे प्रदेश में शासन और विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों को नोडल अधिकारी के रूप में बनाकर 75 जिलों में भेजा गया। इसके साथ ही हर जिले में जिलाधिकारियों ने अपनी टीम बनाकर विद्यालयों का निरीक्षण किया। प्रदेश के अलग अलग जनपदों से आई सूचना के आधार पर कक्षा 9 से 12 तक के कुल 28,474 माध्यमिक विद्यालयों में 1,02,79,154 छात्र छात्राएं हैं, जिनमें से 34,68,399 छात्रों ने अपने अभिभावकों की सहमति से स्कूल में प्रवेश किया। वहीं शिक्षकों का कहना है कि स्कूल आए छात्रों में खुशी की लहर नजर आई। अभिभावकों में अपने बच्चों को स्कूल भेजने को लेकर अभी भी संदेह बना हुआ है। यही कारण है कि स्कूलों में बच्चों की उपस्थिति कम नजर आई। इसके साथ ही कुछ स्कूल प्रशासन भी स्कूल खोलने से बचते नजर आए। यही कारण है कि कुछ स्कूल दशहरे के बाद तो कुछ स्कूल दिवाली के बाद खुलेंगे। लखनऊ से अमित साहनी के साथ चंद्रमणि शुक्ला, आनंद टीवी। पीलीभीत के प्रतिनिधि और बीजेपी से सांसद वरुण गांधी उस वक्त भड़क गए जब देर रात उन्हें एक पीड़ित ने फोन करके अपनी समस्या सुनानी चाहिए, लेकिन समस्या सुनने के बजाय वरुण गांधी ने उन्हें ही डांट लगा दी, जिसके बाद उनका ये ऑडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। ऑडियो वायरल होने के बाद राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं। दरअसल वरुण गांधी को जब पीड़ित ने 9:30 बजे फोन किया और समस्या बतानी चाहिए, तो वरुण सुनने के बजाय कहने लगे, ये कोई वक्त है फोन करने का, मैं आपके बाप का नौकर नहीं हूँ। जिसके बाद ये ऑडियो तेजी से वायरल हो रहा है और विपक्ष इस पर चुटकी भी लेने लगा है। लेकिन सवाल ये है कि जब जनप्रतिनिधि ही लोगों की समस्या नहीं सुनेंगे तो कौन सुनेगा? क्या बीजेपी आला कमान इस पर कोई कार्यवाही करेगी? ये देखना होगा। लेकिन ये तो वक्त ही बताएगा कि आने वाले समय में नौकर कौन होगा और 9:30 किसके बजेंगे। यूपी में आज सीबीआई ने बैंक लोन घपले मामले में पूर्वांचल के पूर्व विधायक रहे हरिशंकर तिवारी के बेटे और बसपा विधायक विनय शंकर तिवारी के 3 ठिकानों पर छापेमारी की। सीबीआई ने विनय शंकर के गोरखपुर स्थित घर और लखनऊ और नोएडा में गंगोत्री इंटरप्राइज के ऑफिस में छापेमारी की। सीबीआई ने बहुजन समाज पार्टी के विधायक विनय शंकर तिवारी के कई फर्मों पर छापेमारी की। ये कार्रवाई 754 करोड़ रुपए की बैंक धोखाधड़ी के सिलसिले में की गई। आज सीबीआई ने लखनऊ समेत कई ठिकानों पर छापेमारी की। विनय शंकर तिवारी यूपी के पूर्व मंत्री हरिशंकर तिवारी के बेटे हैं। चिल्लूपार से विधायक विनय शंकर तिवारी से जुड़ी फर्म गंगोत्री इंटरप्राइजेस, मेसर्स रॉयल एम्पायर मार्केटिंग लिमिटेड, मेसर्स कंदर होटल प्राइवेट लिमिटेड के ठिकानों पर छापेमारी की गई। जानकारी के मुताबिक तिवारी की फर्मों पर करीब 1500 करोड़ रुपए हड़पने का आरोप है। अब तक मिली जानकारी के मुताबिक बसपा विधायक ने गंगोत्री इंटरप्राइजेस के लिए बैंक से लोन लिया था। लोन लेने के लिए बैंक फर्जी दस्तावेज का प्रयोग किया गया। बाद में कंपनी ने लोन भी नहीं अदा किया। इस मामले पर सीबीआई ने एफआईआर दर्ज की है, जिसमें विनय शंकर तिवारी, उनकी पत्नी रीता तिवारी और एक और डायरेक्टर अजीत पांडे का नाम शामिल है। 2011 से ही विनय शंकर तिवारी से बैंक ऋण वसूली में करने में लगा हुआ है। कई बार विनय शंकर तिवारी की प्रॉपर्टी को नीलाम करने के लिए भी बैंक कवायद कर चुका है, लेकिन लगातार विनय शंकर तिवारी बैंक को चकमा दे रहा था। लेकिन अब सीबीआई ने शिकंजा कस लिया है और माना जा रहा है कि जल्द ही विनय शंकर तिवारी की इस मामले में गिरफ्तारी हो सकती है। लखनऊ से कैमरा पर्सन अमित साहनी के साथ गगन मिश्रा, आनंद टीवी, उत्तर प्रदेश। बलिया के दुजनपुर गांव में हुए गोलीकांड के मुख्य आरोपी धीरेन्द्र प्रताप सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया है। धीरेन्द्र प्रताप सिंह को आज सुबह बलिया के जिला कोर्ट में पेश किया गया था, जहां जिला मजिस्ट्रेट ने बलिया के मुख्य आरोपी धीरेन्द्र प्रताप सिंह को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। आपको बता दें कि बलिया के रेवती थाना क्षेत्र के दुजनपुर गोलीकांड के मुख्य आरोपी धीरेन्द्र प्रताप सिंह को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने कड़ी सुरक्षा के बीच सुबह 10 बजे जिला न्यायालय लेकर आई थी, जहां धीरेन्द्र प्रताप को सीजेएम के सामने पेश किया गया था, जिसके बाद सीजेएम ने धीरेन्द्र प्रताप को 14 दिन के लिए न्यायिक हिरासत पर जेल भेज दिया है। इस बीच पुलिस कभी भी उसे रिमांड पर लेने के लिए कोर्ट में अर्जी दे सकती है। आपको बता दें कि 15 अक्टूबर को बलिया के दुजनपुर गांव में कोटे की दुकान के आवंटन को लेकर 2 पक्षों में विवाद हो गया था, जिसमें धीरेन्द्र प्रताप सिंह ने एक शख्स की गोली मारकर हत्या कर दी थी। वहीं फरार चले धीरेन्द्र प्रताप सिंह को कल लखनऊ से गिरफ्तार कर लिया गया था। वहीं अब धीरेन्द्र प्रताप सिंह को बलिया के जेल में शिफ्ट कर दिया गया है, जिसमें आरोपी पक्ष अब सीबीआई जाँच की मांग कर रहा है। उत्तर प्रदेश में खराब कानून व्यवस्था, महिलाओं के साथ हो रहे अपराध और लूट हत्या जैसी घटनाओं को लेकर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने आज जिले स्तर पर ज्ञापन सौंपो कार्यक्रम चलाया।
जिलाधिकारी को सौंपे गए ज्ञापन में राज्यपाल को संबोधित किया गया है और कानून व्यवस्था में हस्तक्षेप करने की मांग की गई है। उत्तर प्रदेश में सभी राजनीतिक पार्टियां सरकार को घेरने में लगी हैं। इसी क्रम में समाजवादी पार्टी ने आज पूरे प्रदेश में एक कार्यक्रम चलाया जिसमें राज्यपाल को संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी के माध्यम से भेजा गया। इसमें कानून व्यवस्था का जिक्र किया गया, जिसमें योगी सरकार पर आरोप लगाया गया कि महिलाओं की सुरक्षा करने में, बच्चियों की सुरक्षा करने में सरकार नाकाम है। साथ ही लगातार उत्तर प्रदेश में लूट और हत्या की घटनाएं घटती जा रही हैं। इस पर राज्यपाल को कुछ बोलना चाहिए, राज्यपाल को इसमें हस्तक्षेप करना चाहिए। ये कार्यक्रम हर जिले में चलाया गया। हालांकि वो जिले इससे वंचित रहे जहाँ पे विधानसभा उपचुनाव होने हैं। आज समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बीजेपी सरकार को घेरने का काम किया। जिले स्तर पर किए गए कार्यक्रम को सपा की तरफ से सफल बताया गया है। कैमरामैन मोहम्मद के साथ नरेंद्र यादव, R9 TV, लखनऊ। उत्तर प्रदेश का विधानसभा अब लखनऊ का नया सोसाइटल पॉइंट बनता जा रहा है। आज एक बार फिर से बाराबंकी से आए एक परिवार ने केरोसिन डाल के आत्मदाह करने का प्रयास किया। हालांकि मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों ने उन्हें बचा लिया। लखनऊ में विधानसभा के गेट नंबर 3 के सामने बाराबंकी से आए एक परिवार ने आत्मदाह करने की कोशिश की। हालांकि मौके पर मौजूद पुलिस ने उनको आत्मदाह करने से रोक लिया और थाने ले गए। बताया जा रहा है कि ये परिवार जमीन पर कब्जा करने को लेकर परेशान था। उनकी थाने पर कोई सुनवाई नहीं हो रही थी। जानकारी के मुताबिक बाराबंकी जिले के नवाबगंज के रहने वाले मोहम्मद नसीर आज अपने लड़के मोहम्मद सलीम, मोहम्मद अजीज और पत्नी के साथ आत्मदाह करने विधानसभा पहुंच रहे थे, लेकिन पुलिस ने आत्मदाह करने से पहले उन्हें बचा लिया और हिरासत में ले लिया है। ऐसा नहीं है कि विधानसभा के सामने ये घटना पहली बार हुई है। इससे पहले भी 2 पीड़ित महिलाएं यहां आत्मदाह कर चुकी हैं और उनकी मौत भी हो गई। लेकिन सवाल ये है कि विधानसभा में आखिर कब तक ऐसे आत्मदाह होते रहेंगे। बाराबंकी जनपद के थाना सत्रिक इलाके में दलित युवती की दुष्कर्म के बाद हत्या का खुलासा करते हुए जहां पुलिस एक तरफ अपनी पीठ थपथपा रही, वहीं इस दौरान आरोपियों के परिजनों ने पुलिस की इस थ्योरी पर सवालिया निशान खड़े कर दिए। साफ तौर पे परिजनों ने कहा है कि दोनों युवकों को गलत फंसाया जा रहा है। ऐसे में देखा जा रहा है कि परिजनों के इस तरह के दावे करने के बाद इस मामले में अभी और खुलासा होना बाकी है। आपको बता दें, जहां एक तरफ शाम होते होते भाजपा विधायक ने आरोपियों के परिजनों की बात में हाँ मिलाते हुए कहा कि पुलिस मामले को छिपाती रही और गुमराह करती रही। हालांकि भाजपा विधायक ने आगे सुधार करते हुए कहा कि अब वह कुछ छिपा नहीं सकते। बाराबंकी जनपद के थाना सत्रिक इलाके के एक खेत में नाबालिग दलित लड़की की दुष्कर्म के बाद हुई हत्या के मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर मामले की इतिश्री कर दी। उधर सरकार के जिम्मेदार मंत्री ने मौके पर जाकर लड़की के परिजनों को 10 लाख नगद, खेती के लिए भूमि और रहने के लिए मकान देकर संतुष्ट भी कर दिया। लेकिन पुलिस ने जिन आरोपियों को गिरफ्तार किया, उनके परिजनों पर युवकों को गलत फंसाने का आरोप मढ़कर सनसनी फैला दी। आरोपियों के परिजन इसके लिए सबूत और गवाही के लिए पूरे गांव को खड़ा करने के लिए तैयार हैं। जिस तरह से आरोपी के परिजन द्वारा पुलिस के खुलासे पर सवाल करते हुए आरोपियों के परिजनों ने एक हलचल पैदा कर दी है, वहीं अब लोगों की निगाहें आरोपियों के परिजनों की तरफ आ गई हैं। साफ तौर पे देखा जा रहा है कि अब कहीं ना कहीं से एक बड़ा खुलासा इस पूरे सनसनीखेज मामले में हो सकता है। जिस तरह से भाजपा विधायक लगातार पुलिस के खिलाफ बोलते हुए नजर आए हैं। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट अमिश मिश्रा के साथ संदीप खेर, R9 TV, उत्तर प्रदेश। उत्तराखंड कांग्रेस ने राज्य और केंद्र सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ आगामी कार्यक्रम तय किए हैं। कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना का कहना है कि 31 अक्टूबर से 14 नवंबर तक कांग्रेस अलग अलग कार्यक्रमों के जरिए सरकार की घेराबंदी करने का काम करेगी, जिसकी शुरुआत 31 अक्टूबर को सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती और पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के शहादत दिवस के मौके पर कांग्रेस जिला मुख्यालयों पर प्रदर्शन के साथ करेगी। वहीं 5 नवंबर को कांग्रेस महिला और दलित विरोधी दिवस मनाकर सरकार का विरोध करेगी। साथ ही 14 नवंबर को प्रदेश भर में कांग्रेस ऑनलाइन माध्यम से भी प्रदर्शन करेगी। इसके साथ ही 1 नवंबर से 10 नवंबर के बीच राजधानी देहरादून में ट्रैक्टर रैली का आयोजन होगा। इस रैली में प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव भी मौजूद रहेंगे। कांग्रेस राष्ट्रीय नेतृत्व का निर्देश मिलने के बाद उत्तराखंड कांग्रेस ने भी अपनी तैयारियां तेज कर दी है और आगामी कार्यक्रमों के माध्यम से भाजपा सरकार की रीति नीतियों का विरोध किया जाएगा।
राज्य में कोरोना से हुई 89 मौतों के मामले को छुपाए जाने को लेकर अब स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी भी सख्ते में दिखाई दे रहे हैं और अधिकारियों के द्वारा आनन-फानन में जांच के आदेश दिए गए हैं। राज्य में कोरोना के 89 मौतों के आंकड़े को छुपाए जाने के मामले को स्वास्थ्य विभाग ने अब जांच के आदेश दिए हैं। दरअसल पिछले दिनों R9 टीवी ने कोरोना से हुई मौतों के आंकड़े को छुपाए जाने के मामले को प्रमुखता के साथ दिखाया था, जिसके बाद विभाग के अधिकारियों की भी कुंभकर्णी नींद से जागे और अब स्वास्थ्य विभाग के आला अधिकारियों के द्वारा तमाम अस्पतालों की जाँच के आदेश दिए गए हैं। स्वास्थ्य निदेशक डॉक्टर SK गुप्ता ने बताया कि मौतों के मामले पर जांच समिति बनाई गई है जो एक सप्ताह में अपनी रिपोर्ट मुख्यालय को प्रेषित करेगी। प्राइवेट तो प्राइवेट, सरकारी अस्पताल भी इस आंकड़े को छुपाने में पीछे नहीं रहे, जिससे स्वास्थ्य विभाग की कलई खुल के सामने आ गई है। अब अधिकारी इस मामले पर जांच का हवाला देकर अपनी जिम्मेवारियों से पल्ला झाड़ रहे हैं। हाथरस में हुई गैंगरेप की घटना के बाद आज 5 सदस्यीय CBI की टीम जिला कारागार पहुंची और चारों आरोपियों से लगभग 8 घंटे पूछताछ की है। वहीं एक दूसरी टीम इलाज करने वाली डॉक्टरों की टीम से भी 8 घंटे लगभग पूछताछ की है। हाथरस के चंपा थाना क्षेत्र में हुई गैंगरेप की घटना के बाद पीड़िता का इलाज अलीगढ़ के JN मेडिकल कॉलेज में चला था और वहीं आरोपी जो है वो चारों अलीगढ़ जिला कारागार में बंद हैं। तमाम आज CBI की टीम पहुंची और इलाज करने वाले सभी डॉक्टरों से लगातार पूछताछ की और उसके बाद दूसरी टीम अलीगढ़ जिला कारागार पहुंची, जहां चारों आरोपियों से लगभग 8 घंटे CBI की टीम ने पूछताछ की है। CBI की टीम को कई अहम सुराग पूछताछ के दौरान मिले हैं। लगभग 8 घंटे की पूछताछ के बाद दोनों ही टीम हाथरस के लिए वापस चली गई हैं। कई अहम बिंदु सामने पूछताछ के दौरान निकल कर आए हैं। मेडिकल कॉलेज में लगभग आज 6 से ज़्यादा लोगों से CBI की टीम ने पूछताछ की है। वहीं अलीगढ़ जिला कारागार में बंद चारों आरोपियों से भी गहन पूछताछ CBI करती रही। अलीगढ़ से कैमरामैन बबलू के साथ प्रमोद कुमार, R9 TV उत्तर प्रदेश। आगरा थाना इत्मौद्दौला इलाके में आज दिन दहाड़े एक सेल्समैन की शराब के ठेके के बाहर गोली मारकर हत्या कर दी और सेल्समैन पर मौजूद 7 लाख रुपए लूटकर फरार हो गए। इस जानकारी पर आगरा के वरिष्ठ पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंच गए और घटना की जांच पड़ताल शुरू कर दी। आगरा में आज बाइक सवार बदमाशों ने सेल्स मैनेजर से 7 लाख रुपए की लूट की और उसके बाद सेल्स मैनेजर की गोली मारकर हत्या कर दी। गोली मारने के बाद हमलावर कैश लेकर फरार हो गए। गोली युवक सोनू के पेट में लगी थी। मौके से गंभीर हालत में घायल सेल्समैन सोनू को पुलिस ने इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसने दम तोड़ दिया। दरअसल थाना इत्मौद्दौला के नवलगंज में दिन दहाड़े लूट के बाद गोली मारने की घटना से सनसनी फैल गई। बाइक सवार बदमाशों ने जलेसर निवासी सोनू नाम के युवक से 7 लाख रुपए लूटने के बाद उसे गोली मार दी। गोली सीधे युवक के पेट में लगी। युवक को गोली मार बदमाश मौके से फरार हो गए। दिन दहाड़े हुई इस घटना से क्षेत्र में हड़कंप मच गया। तो वहीं बदमाशों ने सीधे तौर पर खाकी को चुनौती दी है, क्योंकि घटना थाना और चौकी से कुछ मीटर की दूरी पर है। घटना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने आनन फानन में घायल सोनू को एक अस्पताल में इलाज के लिए भेजा, जहां उसने दम तोड़ दिया। हालांकि इस घटना के बाद जो दिन दहाड़े एक व्यक्ति के साथ लूट हो जाती है और उसको मौत के घाट उतार दिया जाता है, इस घटना से सीधे तौर पर पुलिस को एक बड़ी चुनौती मिलती है। अब देखना यह होगा कि पुलिस इस घटना का कब तक अनावरण कर पाएगी। अपने सहयोगी मानवेंद्र सिंह के साथ शिव चौहान, आगरा, R9 TV उत्तर प्रदेश। कौशाम्बी जिले के चायल विधायक संजय गुप्ता पर एक वृद्ध महिला ने अपनी जमीन पर कब्जा करने का आरोप लगाया है। महिला का आरोप ये भी है विधायक जी धमकी दे रहे हैं कि अगर वो अपनी जमीन विधायक जी के नाम नहीं करती है तो वो उनके बच्चों को जान से मार देंगे और वो उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। चायल तहसील के परसरा गांव निवासी बंशी देवी ने सोमवार को पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर SP अभिनंदन को एक शिकायती पत्र देते हुए बताया कि हमारी भूमिधर जमीन पर चायल विधायक संजय कुमार गुप्ता दबंगई के बल पर जबरन निर्माण करवा रहे हैं और विरोध करने पर जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। पीड़ित परिवार ने ये भी आरोप लगाया है कि विधायक कहते हैं तुम्हारी औकात क्या है हमारे सामने खेती करने की, इतने मुकदमे दर्ज करवा दूंगा कि तुम्हारे बच्चे सारी जिंदगी जेल में सड़ेंगे। हालांकि चायल विधायक संजय गुप्ता ने इन सभी आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है और इसे विपक्षी दल की साजिश करार दिया है। वहीं इस मामले में आला अधिकारी कैमरे के सामने कुछ भी बोलने से बच रहे हैं। आज काशी हिंदू विश्वविद्यालय में उस समय हड़कंप मच गया जब लखनऊ मुख्यालय से 112 से ये सूचना आई कि बम होने की सूचना दी गई है। इस बात को लेकर वाराणसी पुलिस के हाथ पैर फूल गए। जब वाराणसी में सर सुंदरलाल चिकित्सालय में बम रखा होने की सूचना मिली, फिर क्या काशी हिंदू विश्वविद्यालय में अफरा तफरी का माहौल हो गया। फोर्स के साथ BHU के सुरक्षाकर्मी एवं स्निफर गार्ड के साथ सर सुंदरलाल चिकित्सालय का चप्पा चप्पा छान मारा गया। कहीं पर भी बम जैसा कुछ भी नहीं मिला। बम स्क्वाड और डॉग स्क्वाड की टीम घंटों बम को खोजती रही, लेकिन बम कहीं नहीं मिला।
फिलहाल वाराणसी पुलिस ने राहत की सांस ली जब कहीं भी कुछ भी नहीं मिला। इस पूरे घटनाक्रम को सूचना जो मिली है उसको फर्जी माना जा रहा है और इस तरीके के सूचना देने वाले लोगों की अब वाराणसी पुलिस तलाश कर रही है। जहाँ जिले में दबंगों के हौसले बुलंद हैं, जहां एक नाबालिग लड़की घर के बाहर बैठी हुई थी, तभी गांव के दबंग धीरू ने उस लड़की को गाली गलौज करने लगा। जब विरोध किया तो उसके बाल घसीटते हुए उसे बाड़े में ले जाकर उसकी मारपीट भी की। बीच बचाव में उसके भाई को भी घायल कर दिया। अब दोनों ही भाई बहन जिला अस्पताल में अपना इलाज करा रहे हैं। कानपुर जिले के बरौर थाना क्षेत्र के हाजीपुर गांव का मामला है, जहां घर में बाहर बैठी नाबालिग लड़की ने गांव के दबंग धीरू पर आरोप लगाया है कि दबंग धीरू ने पहले गाली गलौज की। जब इसका विरोध किया तो दबंग ने नाबालिग लड़की के बाल खींचकर मारपीट करते हुए उसे घर से घसीटता हुए पीछे बाड़े में ले गया। जब वह चिल्लाने लगी तो घर में मौजूद छोटा भाई उसे बचाने के लिए भी दौड़ा, लेकिन जैसे ही वह उसे बचाने के लिए गया, वहां मौजूद दबंग धीरू के साथियों ने लड़की के भाई को भी बुरी तरह पीटा। यहां तक कि नाबालिग लड़की को इतना पीटा कि वह बेहोश हो गई। मामले की जानकारी बड़े भाई को लगी तो उसने डायल 112 को तत्काल कॉल की। मौके पर पहुंची पुलिस ने बेहोश पड़ी लड़की और घायल पड़े भाई को एम्बुलेंस से जिला अस्पताल में भेज दिया, जहां उनका इलाज चल रहा है। पूरे मामले को लेकर पीड़ित परिजनों ने थाने में शिकायत की है। वहीं थाने के थानाध्यक्ष ने मामले को तो दर्ज कर लिया है और इसके साथ एक आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया है, लेकिन अभी भी कुछ साथी उनके फरार चल रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि महिलाओं की सुरक्षा को लेकर सरकार तमाम वादे करती है, लेकिन नतीजे ये होते हैं कि आए दिन छेड़छाड़ और रेप जैसे मामले आ रहे हैं। प्रदेश सरकार मातृ मृत्यु दर कम करने के लिए लगातार कवायद कर रही है, लेकिन गाजीपुर के जो बालापुर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है वहाँ बदहाली इस कदर है कि वहाँ एक भी बेड नहीं है और मजबूर हैं वहाँ प्रसूता महिलाएं ज़मीन पर लेटने के लिए जच्चा बच्चा के साथ। लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर ये जच्चा बच्चा ज़मीन पर सोते हैं तो इन्फेक्शन का भी खतरा होता है और निश्चित रूप से जो है काफ़ी गंभीर बीमारियों के शिकार भी हो सकते हैं। हालांकि इस मामले में ग्राम प्रधान या ग्रामीण या वहाँ के स्वास्थ्य केंद्र के लोग द्वारा लगातार स्वास्थ्य विभाग से इसकी कंप्लेंट करते रहे हैं। हालांकि जिला अधिकारी और सीएमओ के द्वारा पिछले दिनों यहाँ पे भ्रमण भी किया गया था, आश्वासन भी दिया गया था कि यहाँ पे बेड की व्यवस्था की जाएगी, बावजूद इसके अब तक बेड की व्यवस्था नहीं हो पाई है। आलोक त्रिपाठी, R9 TV, गाजीपुर। मेरठ में खनन माफियाओं के हौसले बुलंद हो गए हैं और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आदेशों की खुलेआम धज्जियां उड़ा रहे हैं। मवाना हस्तिनापुर मध्य गंगनहर पर अवैध रूप से चल रही मिट्टी खनन को रुकवाने पहुंची राजस्व टीम पर खनन माफियाओं ने हमला बोल दिया। मुख्यमंत्री खनन माफियाओं पर लगाम लगाने की हरदम कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मेरठ में खनन माफियाओं के हौसले इतने बुलंदी पर हैं कि योगी राज में ही उनके अधिकारी सुरक्षित नहीं हैं। खनन रुकवाने गए नायब तहसीलदार उदयवीर सिंह, कानून गो अंकुर अंतल व लेखपाल अजय कुमार पर खनन माफियाओं द्वारा मवाना हस्तिनापुर मध्य गंगनहर पर जानलेवा हमला होता है। बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि अधिकारी अपनी जान बचाकर थाने परिसर में पहुंचते हैं। वहीं यह भी बताया जा रहा है कि मवाना तहसील में सत्ताधारी नेता के नाम पर अवैध खनन चल रहा है। खनन माफियाओं ने राजस्व टीम से गाली गलौज भी की और जान से मारने की धमकी भी दी। इतना ही नहीं, खनन माफियाओं ने टीम पर ट्रैक्टर चढ़ाने का प्रयास भी किया। फिलहाल खनन की एक ट्रैक्टर ट्रॉली को पकड़ा है, लेकिन खनन माफिया फरार होने में कामयाब हो गए। कानून को अंकुर अंतल ने इस पूरे मामले की मवाना थाने में तहरीर दी है। अनुराग बासु की फिल्म लूडो का ट्रेलर रिलीज हो गया है। ट्रेलर काफी मजेदार है और अब फिल्म का इंतजार है। फिल्म 12 नवंबर को OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज होने वाली है। ये फिल्म एक मल्टी स्टारर फिल्म है, यानी आपको एक साथ कई सारे स्टार्स फिल्म में नजर आने वाले हैं। फिल्म 4 लोगों की कहानी पर केंद्रित है और सारी कहानियां किसी न किसी सिरे से एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। सोशल मीडिया पर लूडो का ट्रेलर ट्रेंड कर गया है। ये डार्क कॉमेडी है जिसमें रोमांस का तड़का भी लगाया गया है। 2.5 मिनट के इस ट्रेलर ने एक कॉमेडी की एक ऐसी सुनामी ला दी है कि आप हंसते हंसते लोटपोट हो जाएंगे। ट्रेलर में दिखाया जा रहा है कि अभिषेक से लेकर राजकुमार तक सभी की जिंदगी में अपनी खुद की समस्या है। किसी ने बच्ची का किडनैप किया है तो किसी को अपनी प्रेमिका के लिए जेल से एक अपराधी को भगाना है। ट्रेलर के हर फ्रेम में मनोरंजन का जबरदस्त तड़का देखने को मिल रहा है। यकीनन 2.5 मिनट के इस ट्रेलर में पूरी स्टार कास्ट की कहानी को दिखा पाना थोड़ा मुश्किल जरूर है, लेकिन इतना तो जरूर है कि फिल्म की कहानी काफी मजेदार लग रही है। एक्टर्स मजे हुए हैं और डायरेक्टर अनुभवी हैं।